आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार फिर से जुड़ी हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा में, जिसमें दिन भर की 3 बड़ी खबरों पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए उन खबरों का विश्लेषण। आज की मेरी लिस्ट में पहली खबर है किस तरह से भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ भारी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं और क्या इसके मायने हैं और किस तरह से सियासत गर्म हो रही है उसके बारे में आपको बताएंगे। मेरी दूसरी स्टोरी जो आज की लिस्ट में है वो है कि किस तरह से फ्रांस में जो प्रदर्शन दिख रहा है और फ्रांस के खिलाफ जो प्रदर्शन जो दिख रहा है उसकी गूंज रशिया में भी सुनाई पड़ रही है। किस तरह से एक 16 साल के एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से एक लड़के ने एक पुलिस अफसर को किस तरह से चाकू से मार डाला, तो इसके बारे में आपको बताएंगे ये क्यों और कैसे हो रहा है। और तीसरी खबर में किस तरह से बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता इस समय आतंकवादियों के निशाने पर हैं। खबर ये आ रही है कि 3 बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आतंकवादियों ने मार गिराया है काजीकुंड एरिया में। क्यों और कैसे और इसके पीछे क्या गतिविधियां हो सकती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। इस समय जो विश्व की सबसे बड़ी खबर है वो है किस तरह से जो मुस्लिम देश हैं वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। लेकिन भारत में एक अजीब सा प्रोटेस्ट दिखाई पड़ रहा है। कल खबर ये आ रही थी और ये वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ कि किस तरह से भोपाल के एक एमएलए हैं आरिफ मसूद, उनकी अगुवाई में सैकड़ों मुसलमान सड़क पर उतरे और उन्होंने जितने भी कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका उल्लंघन किया। किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया और एक बड़ा हुजूम इकबाल मैदान पर उतरकर और इमैनुअल मैक्रों जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ जम के नारेबाजी की, उनके पोस्टर्स जलाए। तो इस तरीके के विजुअल सामने आए हैं। उसके बाद जो वहाँ की पुलिस थी उसने धारा 188 जो आईपीसी की है उसके तहत उन पर केस रजिस्टर किया है, एफआईआर दर्ज हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी भारी भीड़ कैसे इकबाल मैदान में इकट्ठी हो गई। क्या पुलिस को इस बात का पता नहीं चला? पुलिस उनको क्यों नहीं रोक पाई? और एक पैंडेमिक के समय, जिस समय हम कोरोना के प्रोटोकॉल्स का इतना हवाला देते हैं, ऐसे समय में इतनी भारी भीड़ वहाँ पर कैसे इकट्ठी हो गई? और ये घटना ठीक एक दिन के बाद हुई है जब भारत ने फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रों उनसे सहानुभूति जताई थी। किस तरह से नीस में वहाँ पर नीस के एक चर्च में 3 लोगों को कैसे एक चाकूधारी ने उन्हें मार गिराया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सहानुभूति दिखाई थी और अब भोपाल में नहीं बल्कि मुंबई में और अलीगढ़ में भी इस तरीके के विरोध प्रदर्शन वहां पर सामने नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हालांकि आरिफ मसूद जो एमएलए हैं जिनकी अगुवाई में भोपाल में और उसी तरह से थाने में जो रजा एकेडमी है उनकी अगुवाई में ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ और उनका यही कहना था कि इमैनुअल मैक्रों को मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो अपने धर्म की हंसी उड़ाते किसी को नहीं देख सकते हैं और इस बात को लेकर बार बार स्लोगनियरिंग हुई है और यही बात सारे मुसलमान इस बात को कह रहे हैं। बल्कि आरिफ मसूद ने तो ये कहा है कि ये जितना बड़ा प्रोटेस्ट भोपाल में ऑर्गेनाइज किया गया है इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है और वो एक मुसलमान होने के नाते उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन को ऑर्गेनाइज किया है। बात यहाँ पर विरोध प्रदर्शन की नहीं है, कई चीज़ें हैं यहाँ पर। पहली बात तो ये कि किस तरह से पुलिस ने इसको अलाउ किया। इस समय मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव है। उपचुनाव के समय जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद होती है, जो बिल्कुल सिक्योरिटी जो लैप्सेस हैं उसकी गुंजाइश बड़ी कम होती है और ऐसे में इतना भारी हुजूम इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहा है। तो सबसे बड़े सवाल तो इस पर प्रशासन पे खड़े होते हैं, शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर खड़े होते हैं और पुलिस वहाँ पर क्या कर रही थी कि इकबाल मैदान एक कोई छोटी मोटी जगह नहीं है और इतनी बड़ी भारी भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हुई। दूसरी बात अब आई सियासत पे। सियासत की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक ये कि जो मुसलमान ये कह रहे हैं कि क्या ये ब्लास्फीमस है, अगर पैगंबर मोहम्मद के हम कार्टून्स दिखाएंगे तो क्या वो ब्लास्फीमस है, और वो राष्ट्रपति मैक्रोन के खिलाफ बिल्कुल नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वो एक आइडियोलॉजी है।
दूसरी आइडियोलॉजी राष्ट्रपति मैक्रोन की है। उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसे कार्टून्स पर रोक नहीं लगानी चाहिए क्योंकि वो एक अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मामला है। तो ये जो एक फ्रांस जिस तरीके से एक आइडियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड बन गया है पूरे विश्व का, इसकी गूंज अब भारत में भी आ गई है। और भारत में आप ये देखिए कि किन किन जगह पर ज़्यादा आपको प्रोटेस्ट दिखाई पड़े हैं। भोपाल में यानी कि मध्य प्रदेश में, जहाँ पर 28 सीटों में उपचुनाव है। थाने यानी कि भिवंडी इलाके में जो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र में भी काफ़ी पोलराइजेशन कराने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वहाँ पे शिवसेना की सरकार है। और तीसरा है अलीगढ़, जो कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरीके का पोलराइजेशन, रेडिकलाइजेशन और मार्जिनलाइजेशन जो मैं बार बार रिपीट करती हूँ वो है। तो किस तरह से जो फ्रांस की जो घटना थी, जिस तरह से चाकूधारी आए, उन्होंने लोगों को मारा, वो इस घटना की गूंज अब भारत में भी हो गई है। और जो नेतागण हैं जैसे आरिफ मसूद, वो सेक्युलरिज्म का हवाला दे रहे हैं कि किस तरह से वो सेक्युलरिज्म के नए पैगंबर बन रहे हैं और वो ये कहते हैं कि नहीं, सेक्युलरिज्म का झंडा लेकर चल रहे हैं। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि फ्रांस की एक घटना पर एक आरिफ मसूद जैसे एमएलए वो अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं, ये कितना लॉजिकल है? फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस को हम बार बार यही कहते हैं कि कितनी ताकतें मिल रही हैं, लेकिन पॉलिटिक्स भी किस आधार पर हो रही है कि एक विश्व में एक कोने में कोई चीज़ हुई है, उसको आप लेकर आप मध्य प्रदेश में पहुंच गए हैं। तो कई लोगों का ये मानना है कि ये बेमतलब जैसा एक प्रोटेस्ट नज़र आ रहा है, लेकिन कई लोग हैं जो बिल्कुल जो रेडिकल इस्लाम में बिलीव करते हैं, उनका ये कहना है कि नहीं, ये तो मुसलमानों की आइडेंटिटी का सवाल है और जो पैगंबर मोहम्मद हैं उनके खिलाफ उनकी इंसल्ट का सवाल है। तो कैसे उनकी इंसल्ट हो सकती है? क्या ये ब्लास्फेमी का मामला है? तो दोनों जगह पर इस समय पूरा विश्व बट गया है। एक तरफ कहते हैं आई हेट मैक्रोन, एक दूसरा एक तबका है जो कहता है आई सपोर्ट मैक्रोन। तो ये जो फंडामेंटलिस्ट और सेक्युलर फोर्सेस की जो ये लड़ाई है, ये जो फ्रांस में की जो घटना हुई है, ये एक इसका नया बिंदु बन गया है, जिसकी वजह से तमाम सोशल मीडिया पे हेट, एक्रिमनी की आप तस्वीरें आप देख सकते हैं। कहीं पर पोस्टर जलाए जा रहे हैं, कहीं पर आगजनी का मामला आ रहा है, कहीं पर लोगों को चाकू से मारा जा रहा है। तो फ्रांस की जो ये घटना है एक नया बिंदु बन गया है, जिसने सिर्फ एक देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को ऐसा लगता है कि बांट दिया है। या तो आप मैक्रोन का सपोर्ट करेंगे और या तो आप मैक्रोन से घृणा करेंगे। लेकिन सवाल बार बार ये आता है कि जो रिलीजियस फोर्सेस हैं, जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं, उनको ताकत क्यों मिल रही है, उनको ताकत क्यों दिया जाए? क्या हम बीच का रास्ता निकालकर कोई एक ऐसा ओपनिंग नहीं सोच सकते जिससे कि विश्व में शांति बहाली की बात की जा सके? और आपको बता दें कि फ्रांस में जो मुस्लिमों का जो समुदाय है उसकी पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है और कई लाख मुस्लिम्स वहाँ पर रहते हैं। तो इस समय ऐसा लग रहा है कि इस्लामोफोबिया का जो पूरा एक माहौल है वो इस समय बन गया है, जिसकी गूंज पूरे विश्व में और विश्व के कई देशों में सुनाई पड़ रही है। तो इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। फ्रांस में जिस तरह से चाकूधारियों ने एक सिलसिला शुरू किया है कि किस तरह से वहाँ के जो निहत्थे लोग हैं उनको गले से रेत कर मार डाला जाए, अब इसका ट्रिकल इफेक्ट देखा जा रहा है रशिया में भी। आपको बता दें कि रशिया के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेशन देखा जाता है, जैसे कि चेचनिया है, साइबेरिया है। अब आपको बता दें कि साइबेरिया से एक खबर आ रही है कि वहाँ पर 16 साल का एक लड़का जिसका नाम था विटली एंटोपोव, उसने एक वहाँ के पुलिस ऑफिशियल को मार गिराया, चाकू से मारा और जब तक वो अस्पताल लाया गया वो तब तक मर चुका था। और ये जो लड़का था ये रहने वाला तार्किस्तान का था। ये वहाँ का एक रशिया का ऐसा इलाका है जो मुस्लिम डोमिनेटेड, मुस्लिम बहुमूल्य का इलाका माना जाता है। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों के ऊपर इस घटना का असर हो रहा है। जो रशियन इन्वेस्टिगेटिव कमेटी है उसने इस हादसे को एक आतंकवादी गतिविधि का नाम दिया है, उसने इसे एक टेररिस्ट एक्ट के रूप में ट्रीट किया है। और ये भी पुलिस ऑफिशियल्स का कहना है कि उस लड़के का कि ये मंशा थी कि वो पुलिस स्टेशन को जलाए, लेकिन वो ये चीज़ नहीं कर पाया, लेकिन उसने पुलिस का जो कर्मी है उसको ज़रूर मार डाला।
तो जो तार्किस्तान की जो साइबेरियन इलाके की जो ये घटना है, ये साफ दर्शाता है कि किस तरह से 16 साल के छोटे बच्चे के माइंड पर इस पूरी घटना का किस तरह से असर हुआ है। जो मुस्लिम रेडिकलाइजेशन की हम बात करते हैं कि किस तरह से इस्लामोफोबिया फैल रहा है, किस तरह से जो फंडामेंटलिस्ट ताकतें हैं उनका एक असर छोटे छोटे बच्चों और टीनेजर्स के माइंड पर पड़ रहा है। ये उस घटना का ये एक छोटा सा घटनाक्रम है जो कि लोगों के सामने आ रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिलसिले को आप कैसे रोकेंगे, क्योंकि आज ये घटना रशिया में हुई है, कल विश्व के कई देशों में ऐसी फंडामेंटलिस्ट ताकतें होंगी, क्योंकि कश्मीर में आप देखिए कि किस तरह से रेडिकलाइजेशन है, वहाँ के जो युवक हैं वो किस तरह से उन्होंने बंदूकधारी होने की का एक सिलसिला शुरू किया। वो बात दूसरी कि वहाँ पे एक सरेंडर पॉलिसी की सरकार बात कर रही है, और तो उसी तरह से जो एक रेडिकलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसे कैसे रोका जाएगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती इस समय विश्व के कई देशों के सामने है, और खासकर जो मुस्लिम बहुमूल्य इलाके हैं। लेकिन इस बात को बार बार मैं कहती हूँ कि इस चीज़ को कैसे तय किया जाएगा। क्या अगर पैगंबर मोहम्मद के हम कार्टून्स दिखाते हैं तो क्या वो ब्लास्फेमस हैं? क्या उससे किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं? और अगर होते हैं तो हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कैसे देखें, कहाँ पर हम अपनी बाउंड्रीज बनाएं, लक्ष्मण रेखा क्या होनी चाहिए, इस चीज़ को आज कौन तय करेगा? सोशल मीडिया तो इस चीज़ को नहीं तय कर सकता, क्योंकि अगर सोशल मीडिया के हाथ में ये चीज़ें जाएंगी तो सिर्फ विभाजन, सिर्फ पोलराइजेशन होगा, और इससे शांति पर एक बड़ा धक्का लगेगा। शांति बहाली बिल्कुल नहीं देखी जा सकती। तो कहीं ना कहीं कोई तो एक लक्ष्मण रेखा बनाकर चलना पड़ेगा, चाहे वो मुस्लिम रेडिकल्स की बात हो, चाहे सेक्युलर्स की बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक एक लक्ष्मण रेखा को ड्रॉ नहीं किया जाएगा, कहीं अगर हम ये नहीं डिसाइड करेंगे कि सोशल मीडिया को कहाँ पर अपने आप को रोकना है, कहाँ पर ये चीज़ें नहीं दिखानी है, तब तक शायद ऐसी चुनौतियाँ आगे और भी बड़ी बड़ी खड़ी होती जाएंगी विश्व के तमाम देशों के सामने। आपका इस पर क्या सोचना है? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं अगली खबर की ओर चलती हूँ। अगली खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। किस तरह से 3 बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आतंकवादियों ने मार गिराया। ये घटना है काजीकुंड इलाके की, जो कि वाईकेपुरा एरिया है कुलगाम का, वहाँ पर ये घटना हुई। बताया जा रहा है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF, जो कि एक शैडो ग्रुप माना जाता है लश्कर ए तोयबा का, उसने अपनी जिम्मेदारी ली है कि उन्होंने ये हादसा करवाया है। लेकिन सोशल मीडिया पे TRF ने जो एक मैसेज लिखा है वो अपने आप में एक बड़ा सिग्निफिकेंट और बहुत ही एक टेलिंग कमेंट है, क्योंकि उन्होंने लिखा है अंग्रेजी में कि द क्रिमेटोरियम्स विल बी ओवर बुक्ड, यानी कि उन्होंने एक तरीके से चुनौती दिया है कि वो इतने लोगों को शायद कश्मीर में मारेगा कि जहाँ जो क्रिमेटोरियम्स हैं, जहाँ पर लास्ट राइट्स, जहाँ पर अंतिम संस्कार लोगों के किए जाते हैं, वहाँ पर लोगों को जगह नहीं मिलेगी। तो इस तरीके का एक सोशल मीडिया कमेंट TRF ने किया है। लेकिन अब आपको बता दें कि ये घटना नई नहीं है। जुलाई के महीने में, जिस समय ऑलमोस्ट 1 साल होने को आ रहा था अनुच्छेद 370 का जम्मू कश्मीर में, जिस समय हम 1 साल सेलिब्रेट करने वाले थे, उसी समय बीजेपी के एक लीडर है, अगर आपको याद हो, वसीम बारी, उनको मार गिराया गया था। पिछले साल चंद्रकांत शर्मा, एक और RSS के जो लीडर हैं, उनको मारा गया था। तो ये घटनाक्रम जो RSS और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारने का है, ये काफ़ी समय से देखा जा रहा है। और इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि आर्टिकल 370 हटाने के बाद वहाँ पर जो विपक्षी ताकतें हैं, विपक्षी फोर्सेस हैं, उनको डिटेन कर दिया गया था। तो विपक्ष की ओर से ज़्यादा लोग सड़क पर या फील्ड पर नहीं दिख रहे हैं। फील्ड पर कौन नज़र आ रहा है? बीजेपी और RSS के कार्यकर्ता, यानी कि जो उनकी वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, वो इनसिक्योर रीजन में आते हैं और आतंकवादियों को बल मिलता है कि वो उनको मार गिराए। दूसरा ये है पॉइंट है कि जो एक सोशल पैटर्न नज़र आ रहा है, जो पहले के मुकाबले, पहले ये खबरें आती थी कि किस तरह से लोग स्टोन पेल्टर्स को 500 रुपये दिए जाते थे और वो स्टोन पेल्टर्स पत्थरबाजी करते थे, उन चीज़ों पर लगाम आ गई है। यानी कि कहीं ना कहीं मिलिटेंसी को रोकने की कोशिश की गई है। आज सड़कों पर उतने जो युवक हैं वो पत्थर फेंकते हुए नज़र नहीं आते हैं, चाहे वो सरेंडर पॉलिसी हो, चाहे रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज़ के ज़रिए आज
उतना रेडिकलाइजेशन नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि जब यूनियन टेरिटरी बन जाएगा और जब हम आर्टिकल 370 हटा देंगे तो उसके बाद आतंकवादी घटनाओं के जो घटना है उसमें कमी आएगी, तो ऐसा नहीं है, बल्कि मिलिटेंसी इस समय और प्रबल हो रही है। काफ़ी आतंकवादी घटनाएं, एलओसी पर फायरिंग, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो आए दिन ऐसी घटनाएं सुनाई पड़ रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो वहाँ पर क्या कर रही हैं। इस समय प्रशासन पर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि अगर ऐसी घटनाएं हैं तो हमारे इंटेलिजेंस यूनिट का क्या, हमारे इंटेलिजेंस यूनिट को ये खबरें क्यों नहीं मिल पाती कि जो TRF यानी कि जो द रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे जो ग्रुप्स हैं वो कैसे एक्टिव हो रहे हैं। अगर लश्कर ए तोयबा वहाँ पर एक्टिव नहीं है तो इनके शैडो ग्रुप्स कैसे एक्टिव हो रहे हैं। अब आपको बता दें, जो पॉलिटिकल गतिविधियाँ हैं इस समय जम्मू कश्मीर में वो भी तेज़ी पकड़ रही हैं, क्योंकि जो गुपकर अलायंस है, जो महबूबा मुफ्ती का, फारूक अब्दुल्ला, सज्जाद लोन मिलकर ये जितनी भी पार्टीज़ हैं, इन लोगों ने जो गुपकर अलायंस बनाया है, उन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि वो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में वापस ला कर रहेंगे। और एक तरफ सरकार ने, जो केंद्र सरकार है, उसने आर्टिकल 370 को हटाया है। तो एक तरीके का गतिरोध दोनों ग्रुप्स में दिख रहा है। और अब आने वाले दिनों में किस तरीके की सियासत होगी, एक नई तरीके की पॉलिटिकल धारा, एक राजनीतिक धारा इस समय कश्मीर में नज़र आ रही है। लेकिन क्या हम जाने लोगों की बचा पाएंगे, क्या हम आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगा पाएंगे, इन चीज़ों को देखना होगा। लेकिन जैसे फारूक अब्दुल्ला का मैंने आपको नाम लिया, आज भी उनकी पार्टी ने ये प्रोटेस्ट किया है कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। आज उनको शायद वो अपनी पूजा अर्चना करने के लिए जाने वाले थे आज ईद मिलाद के दिन, और उनको नहीं जाने दिया गया। तो कोई ना कोई तकरार की स्थिति इस समय, चाहे वो गुपकर अलायंस और केंद्र सरकार के बीच में हो, चाहे वहाँ के जो लोकल यूनिट्स हैं उनके बीच में बनी हुई है। तो अब ऐसी स्थिति के बीच में शांति बहाली एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। और जो केंद्र सरकार बार बार इस बात को कह रही थी कि हम आर्टिकल 370 हटा देंगे तो पीस एंड हार्मनी आ जाएगी, शांति आ जाएगी, आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लग जाएगी, तो ऐसा नहीं है। और जो ये लीडर्स हैं जो डिटेंशन से बाहर निकले हैं, अब जाहिर सी बात है कि उन्हें भी अपनी आवाज़ें उठाने का मौका मिला है, तो उन पर भी शक जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं ये उनके शह पर हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटी इस समय रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन जो कश्मीर का जो एक नई सामाजिक धारा जो वहाँ पर इस समय उत्पन्न हो रही है वो वाकई में चिंताजनक है। और इस गतिरोध की स्थिति को कैसे रोका जाए ये तभी होगा जब डायलॉग होगा, जब केंद्र सरकार, गुपकर अलायंस के लोग और जो वहाँ का जो यूटी का जो प्रशासन है उसमें जब तक मिलकर डायलॉग नहीं होंगे, कश्मीर के लोगों से बातचीत नहीं होगी, तब तक शायद ये गतिरोध की स्थिति बनी रहेगी और आगे इससे भी बड़ी चुनौतियाँ खड़ी होती रहेंगी। तो इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। आज के एजेंडा में 3 खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं @neelu317 पर। आपके फीडबैक और कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।